स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, स्टैंडर्ड 9th, विषय हिंदी। हमारी 8वीं कविता है उड़ान। इस कविता के कवि का नाम है चंद्रसेन विराट। चलिए इनका परिचय देखते हैं। परिचय में बताया गया है इनका जन्म जो हुआ है, जन्म 3 दिसंबर 1936 में हुआ है इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह एक हिंदी गज़ल के इतिहास में चंद्रसेन विराट जी का नाम शीर्षस्थ गज़लाकारों में है। शीर्षस्थ यानी कि गज़लाकारों में सबसे ऊपर इनका नाम आता है। आपने नवगीतों और गज़लों से मिलीजुली मुक्तिकाओं में आम आदमी के जीवन को गहराइयों से देखा है। यानी कि जब ये नया नया गीत तैयार करते हैं तो नया गीत गज़ल तैयार करने के लिए जो नॉर्मल इंसान जो है उनके जीवन किस तरीके से होता है, वो जीवन यापन किस तरीके से करते हैं, यह सब जानने के बाद ही इन्होंने अपने कविता में या फिर अपने गज़लों में इनका उल्लेख किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हम देखते हैं। मेहंदी रची हथेली, स्वर के सोपान, मिट्टी मेरे देश की, धार के विपरीत आदि गीत संग्रह इनके प्रसिद्ध है। आस्था के अमलतास, कचनार की टहनी, न्याय कर मेरे समय आदि यह गज़ल भी इनके प्रसिद्ध है। कुछ पलाश, कुछ पाटल, कुछ सपने, कुछ सच आदि मुक्तक संग्रह इनके प्रसिद्ध है। यानी कि ये खास कृतियाँ उन्होंने लिखी हुई है, इनके बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। तो चलिए हम पद्य संबंधी देखते हैं। पद्य संबंधी इस गज़ल में क्या बताया गया है। गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। यानी कि यहाँ पर गज़ल के बारे में बताया है कि गज़ल किस तरीके से होता है, एक ही बहर और एक ही वज़न। अब यहाँ पर ये जो बात है बहर और वज़न, ये जो यहाँ पर बताया गया है, तो ये जो कवि रहेगा, कविता किस तरीके से लिखी जाती है, गज़ल किस तरीके से लिखी जाती है, तो ये कवि को ही पता रहेगा। तो ये जो है कविता लिखने से पता चल जाता है। तो इसी के अनुसार यह शेर जो है, शेरों का समूह जो है, यानी कि शेर, शायरी या फिर गज़ल, कविता, ये सारा एक में ही काउंट होता है, तो इसका एक समूह बनाया जाता है। इसके पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि पहले शेर को मतला कहते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन जो रहेगी वो मतला कहलाएगी और अंतिम लाइन यानी कि अंतिम शेर जो रहेगा वो मक्ता रहेगा। अब यहाँ पर मतला और मक्ता ये भी हम गज़ल में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि स्पेशली उर्दू गज़ल जो होती है उसमें यह मतला और मक्ता का होना अनिवार्य होता है, यानी कि कंपलसरी होता है। यानी कि मतला का अर्थ यहाँ पर होता है कि उदय और मक्ता का अर्थ होता है अस्त। ओके, लेकिन अभी फ़िलहाल करंट में, यानी कि फ़िलहाल अभी के ज़माने में जो गज़लाकार है वो सिर्फ़ मतला का ही उल्लेख अपने गज़ल में किया करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रस्तुत रचना में विराट जी ने स्वाभिमान, विनम्रता, हौसले, बुलंदी, दूरदृष्टि जैसे अनेक मानवीय गुणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी कि अपनी जो रचना है, यानी कि ये जो उड़ान, यह गज़ल उन्होंने लिखी हुई है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि स्वाभिमान को किस तरीके से जिया जाता है, विनम्रतापूर्वक रहना कैसे है, हमारा हौसला किस तरीके से होना चाहिए और बुलंदी को किस तरीके से हासिल करना चाहिए, उसके लिए हमारे पास दूरदृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो ये सारे क्या कौन से गुण हैं, मानवीय गुण हैं, हमारे अंदर ये गुण होते हैं, बस हमें उसको सिर्फ जानना है और उसी के जैसे करना है। तो ये सारे गुण को ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ऐसे बताया गया है। चलिए हम अपनी कविता की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं गज़ल। इस कविता में हमारे कवि चंद्रसेन विराट जी ने हमें किस तरीके से उड़ान के बारे में बताया गया है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अंधेरे के इलाके में, अंधेरा, अंधेरा यानी कि क्या, अंधकार। ओके, इलाके में, इलाका यानी
क्षेत्र। ओके, किरण, किरण यानी रोशनी। नेक्स्ट है जहाँ हो कंटकों का वन, कंटक यानी कि जो कांटों भरा वन है, वन यानी कि जंगल। सुमन मांगा नहीं करते, सुमन यानी कि फूल। अब यहाँ पर हम इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर पहले तो उड़ान, उड़ान का मतलब क्या है कि किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त करना यानी कि इनकरेज करना। ओके, तो यहाँ पर हमारे कवि जो है चंद्रसेन विराट जी ने बताया है कि अंधेरे के इलाके में हमें क्या करना है कि जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी की किरण मांगने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। ये हमारा व्यर्थ प्रयास हो सकता है, व्यर्थ प्रयास हमें इसलिए लिए नहीं करना चाहिए। ठीक इसी तरह जिस वन में सिर्फ और सिर्फ कांटे ही उपलब्ध है, यानी कि जिस वन में, ऐसा वन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कांटे ही मिलेंगे, तो ऐसे कांटों में सुमन मांगना भी व्यर्थ है। यानी कि ऐसे कांटों में अगर आप सुमन को ढूंढ रहे हो, सुमन यानी कि फूल, फूल अगर वहाँ से मांग रहे हो तो वहाँ पर फूल आपको मिलने वाले नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कांटे ही मिलने वाले हैं। अर्थात यहाँ पर बताने का अर्थ यही है कि हाथ उन्हीं के आगे हमें फैलाना चाहिए जहाँ हमारी मांग पूरी हो, और मांग पूरी करने वाले जो सामर्थ्य है उन्हीं में हो। तो इसी के सामने हमें क्या करना चाहिए, हाथ फैलाना चाहिए या फिर उनसे मदद मांगनी चाहिए। इस लाइन का यह अर्थ यहाँ पर हमें बताया गया है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। स्वयं में वो मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कविता की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उड़ान। इस कविता में हमारे कवि चंद्रसेन विराट जी ने क्या बताया है, किस तरीके से उड़ान भरने के लिए कहा है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। अब उड़ान, उड़ान का मतलब यहाँ पर कवि ने क्या बताया है कि उड़ान यानी कि किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त करना, यानी कि इनकरेज करना, आगे बढ़ने के लिए उसको इनकरेज करना। ओके, इलाका, इलाका यानी कि क्षेत्र, एरिया। किरण यानी कि रोशनी या फिर प्रकाश। कंटक यानी कि कांटों भरा वन। ओके, वन यानी कि जंगल होता है। सुमन, सुमन का मतलब होता है यहाँ पर, सुमन का क्या अर्थ होता है, फूल। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने यह बताया है। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, यानी कि उन्होंने कहा है कि जहाँ अधिकार है वहाँ रोशनी की किरण मांगने से कोई लाभ नहीं है, कोई व्यर्थ प्रयास करना नहीं चाहिए। ओके, ठीक इसी तरह जिस वन में सिर्फ कांटे ही कांटे आपको दिखाई दे, ऐसे वन में जाकर आपको सुमन मांगने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ पर सुमन यानी कि फूल, वहाँ पर आपको फूल मिलने ही वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांटे ही मिलने वाले हैं। अर्थात यहाँ पर बताने का अर्थ यही है कि हाथ उन्हीं के आगे फैलाना चाहिए जहाँ हमारी मांग पूरी करने का सामर्थ्य होता है, तो ऐसी जगह से ही हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयं में मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर में है तो स्वयं मेव है, मेव। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि अधिकार, अधिकार का मतलब होता है हक, हक की बातें। आदर यानी कि कद्र, सम्मान होना चाहिए। ओके, झुका लेता स्वयं मस्तक, मस्तक यानी कि हमारा माथा, स्वयं यानी खुद। नमन स्वयं में वो मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। नमन यानी कि अभिवादन। अब इस लाइन का अर्थ इन्होंने बताया है कि मनुष्य को सम्मान उसके अच्छे कर्मों के कारण खुद ब खुद मिल ही जाता है। उसका मस्तक विनम्रता से झुका होता है, उसे दूसरों से नमन मांगना नहीं पड़ता है। कि कौन से इंसान को, जिसके कर्म अच्छे हो, उसी के लिए यहाँ पर बताया गया है। तो उनको दूसरों से नमन यानी कि अभिवादन मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरों के आगे आप ही आप उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, यानी कि
दूसरे उनको खुद ब खुद अभिवादन कर ही लेते हैं अगर उनके कर्म अच्छे, उनको उनके गुण अच्छे हो। गुणी व्यक्ति में विनम्रता ही होती है जो उसे सम्मान भी दिलाती है और आदर भी दिलाता है। ओके, आगे देखते हैं हम। आगे क्या दिया है, परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। अब यहाँ पर वो कवि ने क्या बताया है कि परों में शक्ति हो, पर यानी कि पंख, शक्ति यानी कि ताकत, नाप लो उपलब्ध नभ सारा, नापना यानी कि मेजर करना, मेजरमेंट जिसे हम बोलते हैं। उपलब्ध नभ सारा, उपलब्ध यानी प्राप्त, आपको जो नभ का मतलब होता है आकाश, तो ये जो आकाश आपको प्राप्त हुआ है उसको, उसके लिए उन्होंने कहा है। उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, यानी कि उड़ने के लिए पंछी कभी गगन मांगते नहीं हैं, उन्हें अपने परों पर बिल्कुल भरोसा होता है। यहाँ पर अर्थ हम फिर से एक बार देखते हैं। अगर पंखों में शक्ति है तो उसे सारा आकाश नाप लेना चाहिए, यानी कि आपका अगर हौसला बुलंद है तो आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। हौसला अगर है तो बुलंदियों को छूने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, तुरंत अपना डिसीजन हमें लेना चाहिए। जैसे उड़ान भरने के लिए पंछी आकाश मांगा नहीं करते हैं, ठीक वैसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिवेश मिल जाए तो बढ़ जाना चाहिए, यानी कि हमें अगर कभी चांस मिले तो हमें तुरंत अपना डिसीजन लेके हमें आगे बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट है, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके सपने तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। अब यहाँ पर हमारे कवि ने बताया कि जिसे मन प्राण से चाहा, मन यानी कि हमारा मन, प्राण यानी कि जी जान, चाहा निमंत्रण के बिना, निमंत्रण यानी न्योता, किसी को न्योता देने की ज़रूरत नहीं होती है। सपन तो खुद ब खुद आ जाते हैं, सपन यानी कि सपना, ड्रीम, खुद ब खुद आ जाते हैं, खुद ब खुद यानी कि स्वयं ही आ जाते हैं। नयन मांगा नहीं करते, नयन का मतलब होता है नेत्र, या फिर आँखें जिसे हम कहते हैं। तो इस लाइन में उन्होंने कहा है कि जिसे हम जी जान से चाहते हैं ऐसे सपने निमंत्रण के बिना खुद ब खुद चले आते हैं, स्वयं ही आ जाते हैं, और इन सपनों को देखने के लिए नयन मांगने की ज़रूरत भी हमें नहीं होती है, वो खुद ब खुद सपने हमें आ ही जाते हैं। अपनी आंतरिक इच्छाओं को जान लेना चाहिए, यानी कि ये सपना कौन से सपना बोल रहे हैं कि आपने जो सोचा है आपकी फ्यूचर के लिए, तो वो सपनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए हमारे कवि बोल रहे हैं कि अपनी आंतरिक इच्छा जो है, यानी कि आपका मन क्या कह रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो ये इच्छा को जान लेना चाहिए। अपने सपनों को दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी नज़र से ही देखकर आपको समझना आवश्यक है, और आपको स्वयं को पहचानना भी ज़रूरी है। ओके, आगे देखते हैं। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिन्होंने कर लिया स्वीकार, स्वीकार यानी सहमत, एक्सेप्ट किया है, पश्चाताप में जलना, पश्चाताप यानी अफसोस, या फिर पछतावा, सुलगते आप बाहर से, सुलगते यानी स्वीकारना, अगन मांगा नहीं करते, अगन यानी कि आग या फिर अग्नि। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है वह अपने किए पर पछताते हैं। पश्चाताप की आग में वह निरंतर अंदर ही अंदर जलता रहता है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा है। पश्चाताप की आग में जलने के लिए बाहर से आग मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, अपने अंदर ही आग जलती रहती है, यानी कि आपको पछतावा होता है, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने आपको यहाँ पर बताया है। ओके, समझ में आया आपको? आधी पोयम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, तब तक आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है। ओके, थैंक यू।